तो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का फिजिक्स का, और इसका जो नोट्स है आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना कहते हैं? 1.6 × 19 निगेटिव का चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, प्लस में रहता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है। इस तरीके से चार्ज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? क्यू मतलब होता है चार्ज। चार्ज का सिंपल क्या होता है? स्मॉल क्यू होता है। ठीक है, तो क्यू इक्वल्स क्या होता है? एन इंटू ई, जहां पे एन क्या होता है? एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, मतलब कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब चार्ज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी फॉर्म में क्वांटाइज्ड फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? अभी हमने बताया था माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास इसे लिखा गया 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा नेचर में, कभी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 3/7 नहीं एग्जिस्ट करेगा। हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा? या तो +1 +2 +3 +5 ऐसे ही चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। डेसिमल फॉर्म में नहीं देखने मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा कि बताओ 8 × 10⁻19 कूलम नेचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर एक क्वांटाइज फॉर्म होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो ये चार्ज है और क्या होता है फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू N इंटू ई। अगर हम यहाँ पे N निकाले, N की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट कोई नंबर आती है, मतलब कि पॉइंट में नहीं आती है, डेसिमल में नहीं आती है, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। चलो निकाल के देखते हैं। हमने Q क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा N के बराबर। तो Q कितना दिया था? 8 × 10⁻19 कूलम हमने यहाँ ऊपर रखा, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये इससे कट गया और यहाँ पे 0 ऊपर गया। 16 5 से कितना होता है? 80। तो कितना आ गया? 5। मतलब ये n की वैल्यू 5 हो सकती है। देखो 5 हो सकती है, इसका मतलब यस ये एग्जिस्ट करेगा नेचर में। तो क्वांटाइजेशन का मतलब बेसिक यही होता है कि कोई चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर वो क्वांटाइज फॉर्म में है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। अब देखो, अब एक एक फिनोमेना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन, हम लोग कैसे कर सकते हैं? चार्ज कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसको हम समझेंगे। चार्ज याद रखना आप लोग को हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज क्या होता है? ऑलवेज कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये हमारे पास +Q चार्ज था। ठीक है, एक हमारे पास स्फीयर, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये न्यूट्रल है। और इसके ऊपर +Q का चार्ज है। इसको ला करके इस पर हम टच कराएंगे। इसको लाए यहाँ से उठा के इस पर टच करा दिए। टच कराने से क्या होगा? ये +Q है तो क्या होगा? ये आधा अपने पास रखेगा, आधा इसको दे देगा, मतलब आधा आधा ये बढ़ जाएंगे आपस में। अगर इसका शेप आइडेंटिकल और साइज सेम है तो ऐसा होगा। क्या होगा फिर समझते हैं। एक +Q चार्ज लाएं, ये न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं। इससे जब हम टच कराएंगे तो ये अपना आधा इसको दे देगा, आधा अपने पास रखेगा। तो क्या हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा, और पड़ोस वाले को दे देगा Q/2। इस तरीके से आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लो हमारे पास दो चार्ज, एक Q1 है, एक Q2 है। दोनों का अगर हम मान लो टच कराते हैं, टच कराने पर क्या होगा? चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? Q1 + Q2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 + Q2/2, मतलब इसका क्या हो जाएगा? दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वैसे हमने देखो यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने क्या किया? Q + 0 किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया? Q/2। एक के पास कितना आ गया? Q/2। इसके पास कितना आ गया? Q/2। इसको हम बोलते हैं ना चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम लोग इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्शन एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है, मतलब कि जब किसी स्फेरिकल बॉडी के पास रॉड लेके आओगे तब उसमें चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। क्या बात? कि ++ अगर मान लो है, ठीक है, इनके बीच में हमेशा रिपल्सन होगा, ये आपस में रिपल करेंगे। माइनस माइनस क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सेम चार्ज हमेशा आपस में रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज, जैसे मान लो अगर +- लिख दिया तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए, माइनस को क्या चाहिए? प्लस चाहिए। ठीक है, और प्लस से दूर भागता है और माइनस से दूर भागता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल खाली रॉड ले लिया। ठीक है, मान लो इस तरीके से हमने स्फेरिकल एक राउंड ले लिया। ठीक है, इसके पास एक चार्ज लेके, मान लो इसके पास प्लस लेके आ रहे हैं, तो जब इसके पास प्लस लेके आएंगे ना तो इसको क्या चाहिए? इसको माइनस चाहिए। अपने पास ये माइनस डेवलप कर लेता है। ठीक है, और दूर वाले एंड पे प्लस डेवलप कर लेता है। तो क्वेश्चन पे आ सकता है कि इस पास वाले डिस्टेंस पे क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। दूर वाले डिस्टेंस पे क्या होगा? कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा।
वही चीज देखो यहाँ पे था, बॉडी कैसा था, न्यूट्रली था, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो पास वाले एंड पे नेगेटिव डेवलप हो गया और दूर वाले एंड पे क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आते हैं और फिनोमेना की तरफ समझते हैं, ठीक है। पहला हमारा है कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो चैप्टर में हर जगह इसका यूज होगा, ठीक है। कूलम्स लॉ हमेशा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि कूलम्स लॉ हमेशा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एक चार्ज हो गया Q1, एक हो गया Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r के बराबर, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब देखो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये प्लस है, ये प्लस है, जाहिर से दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि हमने बताया ना प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स जो होगा यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा वो ऐसे लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जो फोर्स होगा इनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनका डिस्टेंस उससे इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन आता है, ठीक है। क्या लिखा हमने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली होता है R स्क्वायर। अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब इसी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं, एक कांस्टेंट टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं K। तो फॉर्मूला क्या रेडी होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 ये वाला चार्ज है, Q2 ये वाला, इसके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। अब ये K होता क्या है कि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं K को, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये इसको एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जरा समझते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि K की वैल्यू क्या होती है तो K की वैल्यू क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी वैक्यूम के लिए, क्या होगी, वैक्यूम के लिए सबसे कम वैल्यू होगी, ठीक है। अगर वैल्यू इसकी कम होगी तो जाहिर सी बात है फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। जरा समझना, हम फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए, तो जिसकी वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम की बात करें, वहां पे कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कैसे निकाला है, SI यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, ये लिख दिया हमने, अब मुझे इसकी SI यूनिट निकालनी है, ठीक है। 4 पाई की तो होती नहीं कुछ, इसको इधर भेज दो, फोर्स नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर गया आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। चार्ज क्या होता है कूलम, तो यहाँ हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस को हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी जो हमारा K है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, और इसकी SI यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। निकाल के दिखा दिया आप लोग कैसे आएगा, देखो हमने क्या लिखा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा, ठीक है। अगर मुझे K निकालना है SI यूनिट, K इक्वल्स कितना हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर का स्क्वायर, और कूलम का स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमेशा कंजर्व रखता है। और कहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, वो सेम चार्ज भी हो सकते हैं और अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, पहले इसको हम लोग समझते होता क्या है। जैसे मान लो हमने रखा एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके बीच में कहते हैं मिड पे हमने एक चार्ज रख दिया, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू का हमने चार्ज रख दिया, तो पूछते बताओ स्टेबल होगा कि या अनस्टेबल होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी चीज़ की अगर आप लोग को स्टेबिलिटी पता करनी है ना, तो उसको वहाँ से हिला के देखो, मतलब एक बार लेफ्ट में ले जाओ, एक बार राइट में ले जाओ, वो स्टेबल है या नहीं होगा पता चल जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा स्टेबल होगा, अच्छा ये स्टेबल क्यों होगा जरा समझना। जैसे ये प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, अगर हम इसको हल्का सा इस साइड लेके जाते हैं, ठीक है, एक यहाँ किया है लेफ्ट है ना, इसको अगर हम लेफ्ट में लेके जाएंगे इसको ये रिपल करेगा तो वापस को यहीं भेज देगा। अगर इसको हम राइट में लेके जाएंगे तो ये इसको रिपल करेगा तो फिर वापस को यहीं पे भेज देगा। इसका मतलब ये कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये बात आप लोग को बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। क्या हमने कहा, देखो फिर से हम कहते हैं अगर पता करना है कि चार्ज इक्विलिब्रियम पे नहीं, कैसे पता करेंगे, पता करने का एक तरीका है
चार्ज को लेफ्ट में ले जाओ या तो राइट में ले जाओ, इसको मूव कराओ, ठीक है। हम इसको लेफ्ट में ले गए तो दोनों के बीच क्या हुआ, रिपल्सन बढ़ गया, इसको धक्का देकर फिर से बीच में कर देगा। इसको राइट में ले गए, धक्का देकर इसको फिर से बीच में कर देगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पता चलेगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल। अब जरा देखो अगला यहाँ पे दूसरा में आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो दो नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच हमने प्लस क्यू का चार्ज रखा। अब देखो पता करना मुझे स्टेबल है कि अनस्टेबल, मुझे नहीं पता, कैसे पता करेंगे, हमने क्या तरीका बताया, इसको लेफ्ट में ले जाओ एक बार और एक बार कहाँ ले जाओ, राइट में ले जाओ, ठीक है। अगर हम इसको जैसे लेफ्ट में ले गए, इसको तुरंत खींच लेगा ना, क्योंकि ये माइनस से ये प्लस, इसको खींच लेगा तो ये तो अनस्टेबल हो गया। अगर राइट में ही मान लो लेके जाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले को माइनस वाला खींच लेगा अपनी तरफ, तो मतलब ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो पता करने का तरीका क्या है, सिंपल एक ही तरीका है, चार्ज को लेफ्ट और राइट घुमा के देखो। अगर मान लो इसे ये प्लस प्लस था, प्लस रखे तो स्टेबल आ गया, और निगेटिव निगेटिव था, प्लस रखे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। अब देखो कुछ और एग्जांपल है, थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, बीच में निगेटिव रखा। अब देखो निगेटिव को घुमाओ, लेफ्ट ले जाओ, राइट ले जाओ। अगर इसको हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये निगेटिव वाला क्या करें, निगेटिव वाला तुम भी हो, तुमको हम रिपल कर देंगे, कहेगा जाओ बीच में, ये बीच में आ जाएगा। इसको हम राइट भेजेंगे तो नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी रिपल करेगा, तो फिर भी इसको बीच में भेज देगा। मतलब ये कैसा हो गया, ये स्टेबल हो गया। कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर सोचे जरा, यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे पॉजिटिव होता, ठीक है, अभी हम आगे केस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो ये निगेटिव रहता तो ज़्यादा इसको खींच लेता अपनी तरफ ना, ऐसा होता है, इसलिए इसको अनस्टेबल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे देखो इसको पॉजिटिव कर दिया गया और ये निगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव ये है और ये निगेटिव है, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे क्या होगा, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, राइट में जाएंगे तो भी अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब खींच के अपनी तरफ कर लेगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर डेवलप होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जो आप लोग को याद रखना, ठीक है, बस ऐसे ही ऐसे याद कर लेना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें एम्स में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। मिड पॉइंट पे चार्ज कहाँ पर रखे, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे वो स्टेबल होगा। क्या हमने कहा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। मिड पॉइंट पे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए जिससे वो स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल दोनों केस पढ़ेंगे। अगर निगेटिव हुआ तो अनस्टेबल कहलाता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुआ तो स्टेबल कंडीशन कहलाएगा। देखो अगर मान लो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो स्टेबल होता है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो स्टेबल होता है। ये दोनों केस किसका है, अनस्टेबिलिटी का केस है। जरा समझना यहाँ पे, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, निगेटिव चार्ज रखे, जाहिर सी बात है निगेटिव को इधर लेके जाएंगे, अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये कैसा स्टेट होगा, अनस्टेबल केस होगा। कैसा केस होगा, अनस्टेबल केस होगा, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, बीच में हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव वाला खींच लेगा, तो कैसा होगा, तो भी अनस्टेबल कंडीशन कहलाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टेबल कौन सा होगा और अनस्टेबल कौन सा केस होगा, ठीक है। आप लोग को याद क्या रखना है, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल, सारे ही केस कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है। वो डिफाइन करने का तरीका अलग है, स्टेबल है कि अनस्टेबल। देखो हमने स्टेबल में भी लिखा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल में भी इक्विलिब्रियम लिखा, मतलब सारे केस जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे केस कैसे इक्विलिब्रियम के हैं, लेकिन कुछ स्टेबल के हैं, कुछ अनस्टेबल के। कैसे पता करेंगे, चार्ज को लेफ्ट और राइट मूव करा के पता करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग परमिटिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने कहा इसको ओपन करके हम लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये भी वहाँ पे बताया था अगर इप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और वहाँ पर हमने ये भी बताया था कि इप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम कब होती है, मिनिमम होती है वैक्यूम का या तो एयर की कंडीशन होगी तब ये मिनिमम होगी। देखो इसलिए कहते हैं ना, एयर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग इप्सिलॉन मिनिमम होती है, ठीक, और मिनिमम को हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। और उस केस में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। किस केस में, या तो एयर होगा या तो अगर वहाँ पे वैक्यूम है तो, ठीक है। अगर कोई और मीडियम हुआ तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या होगी, इप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी होगी इप्सिलॉन नॉट के कंपेयर, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है, इससे कुछ ना कुछ बड़ी होगी। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मीडियम हमेशा कम रहेगा एयर के कंपैरिजन में। मतलब फोर्स जो होगा एयर में सबसे ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इप्सिलॉन की वैल्यू कम होती है और फोर्स और इप्सिलॉन का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये असल में एक रेशियो होता है। देखो इप्सिलॉन आर इक्वल्स टू इप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन इप्सिलॉन ऑफ एयर, दोनों का जो रेशियो होता है ना उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। मीडियम का ऊपर रहेगा और एयर का यहाँ पर नीचे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। अगर मान लो मुझे फोर्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इप्सिलॉन का और फोर्स का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इप्सिलॉन का और फोर्स का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इप्सिलॉन यहाँ मीडियम का लिखा गया है तो फोर्स यहाँ पे और एयर का आएगा और
इप्सिलॉन जो फोर्स होगा मीडियम का वो नीचे आ जाएगा। जैसे देखो नीचे लिखा गया है फोर्स ऑफ एयर ऊपर आ जाएगा और मीडियम का नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे FM इक्वल्स टू FO अपॉन ER। ठीक है, ये किसका रिलेशन हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक के साथ रिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाया गया है। जैसे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया एयर का 20 के बराबर है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? इप्सिलॉन ऑफ मीडियम हो गया कितना है अपॉन इप्सिलॉन ऑफ एयर। तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू मुझे निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 20 E0 हो जाएगा। इस तरीके से फोर्स क्या हो जाएगा? 20 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इप्सिलॉन को बढ़ाते हैं तो सिंपल आप लोग क्या याद रखना कि फोर्स वहां पर जो होगा बॉडी पे लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया? कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया, रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस किया और किस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेट और अनइक्विलिब्रियम स्टेट आती है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।